टेस्ट हब के टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हम लोग बिहार एसआई के 100 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और ये वीडियो 2 पार्ट में होगी। यानी इस पार्ट में हम 50 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो टेस्ट है इसमें आपको प्राचीन इतिहास के ही क्वेश्चन दिखेंगे जीएस सेक्शन में, क्योंकि ये सेक्शनल टेस्ट का पार्ट है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन आपको अलग पीडीएफ में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तब तक के लिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। 36 मिनट में 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 sin 40 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 50 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? तो ये वैल्यू होगी 5। नेक्स्ट अंडर रूट 15 + 2 अंडर रूट 15 + 2 अप टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे ये 4 नहीं है, ये शायद मिसप्रिंट है। इसकी वैल्यू होगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 1 दर्जन दर्पण से भरा एक कार्टून गिरा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन भंग दर्पण एवं सलामत बचे दर्पण के अनुपात को निर्दिष्ट नहीं करता है? तो ये इसका आंसर है सी 3:2। नेक्स्ट श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात करें। इसमें श्रेणी की जो अगली संख्या होगी वो होगी 164। नेक्स्ट अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है। यहाँ सर्कल गलत है, सर्कल की स्पेलिंग SIRCLE। सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो होगा r π/π+2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये एक ओपन डाइस है। इस ओपन डाइस को अगर मोड़ दिया जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा डाइस सही होगा? तो ये है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, एम के की बहन है, डी आर का भाई है, के एफ एम की माँ है, तो के किस प्रकार एफ से संबंधित है? तो ये है पुत्र या पुत्री, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, 60 से 90 के बीच रूढ़ यानी प्राइम संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? ये है ऑप्शन बी 7। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, 1 से 100 तक गिनती लिखने में महत्तम आवृत्ति यानी सबसे ज़्यादा बार बार आने वाला अंक कौन सा होगा? तो ये होगा 1। अब हम अपने जीएस सेक्शन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुडियट्टू किस राज्य की पारंपरिक लोक रंगमंच शैली है? तो मुडियट्टू केरल की पारंपरिक लोक रंगमंच शैली है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर जो दुर्ग रहित था, ये चन्हुदड़ो है। इसमें ये दुर्गीकृत नहीं था बल्कि ओपन था। बाकी जो आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं ये सब के सब दुर्ग वाले थे, यानी घिरे हुए थे एक परकोटे से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है? तो ये स्थल है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है, धौलावीरा गुजरात में है और ये अपने उन्नत जल प्रबंधन तकनीक के लिए जाना जाता है। कालीबंगा ये राजस्थान में है और लोथल ये गुजरात में है। और आपको पता होगा लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह स्थल था। क्वेश्चन नंबर 14, कौसाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौसाम्बी वत्स की राजधानी थी और वत्स जो है वो इलाहाबाद के दक्षिणी पाटको में वत्स गणराज्य था और उसकी राजधानी कहाँ थी? उसकी राजधानी थी कौसाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समभंग, अभंग और त्रिभंग ये शब्द किससे संबंधित है? तो ये शब्द नृत्य मुद्रा से संबंधित है। अगर ये एक बॉडी मान ली जाए तो इस बॉडी के बीचों बीच एक
लाइन पास करते हैं और ये मुद्राएं जो है ये इसी लाइन के इर्द गिर्द कैलकुलेट की जाती हैं। मान के चलिए कि सर इधर होगा, हाथ इधर होगा, ये हाथ इधर होगा, एक पैर ऐसे एक पैर ऐसे, तो उसी डिफरेंट डिफरेंट मुद्राओं पर ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है जो है समभंग, अभंग और त्रिभंग। आगे चलते हैं। किस संगम वंशीय राजा ने चीन में अपना दूत मंडल भेजा था? तो ये भेजा था बुक्का प्रथम ने। आपको पता होगा इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। किसने? हरिहर एवं बुक्का ने, ये दोनों भाई थे। क्वेश्चन नंबर 17, राजेंद्र प्रथम ने किस नदी के मुहाने पर अपनी नई राजधानी गंगईकोंड चोलापुरम का निर्माण किया था? तो ये राजधानी बनाई थी राजेंद्र प्रथम ने कावेरी नदी पर। इन्होंने गंगा के उत्तर में, यानी गंगा के उत्तर में कुछ राज्यों को जीत लिया था, छोटे छोटे राज्यों को, और इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने कहा था कि ये वो राजा, वो चोल राजा हैं जिन्होंने गंगा को जीता है, गंगईकोंड चोलापुरम। और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने कावेरी नदी के किनारे एक नई राजधानी बनाई थी और उसका नाम यही रखा था, गंगईकोंड चोलापुरम। क्वेश्चन नंबर 18, प्रारंभिक जैन साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो वर्धमान को प्रारंभिक जैन साहित्य में निगंठनाथ पुत्र कहा जाता था। सारीपुत्र जो हैं ये एक बौद्ध हैं। जिन जो हैं, जिन, ये महावीर को तब कहा गया जब महावीर को कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वज्रयान बौद्ध धर्म में बौद्ध या बोधिसत्व की संगनी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह नाम है तारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेखित है? तो इनमें से रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको ये मौर्य साम्राज्य के प्रांत हैं। उन्होंने 4 पार्ट में इसको क्लासीफाई कर रखा था और हर पार्ट की अपनी एक राजधानी थी, तो उसको आप, इन दोनों सूचियों को आपको आपस में मिलाना है। तो उत्तरापथ जो है, उत्तरापथ की राजधानी उज्जैनी थी, सॉरी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, तक्षशिला। और दक्षिणापथ की जो राजधानी थी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र की जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी, और प्राची यानी पूर्वी प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन केवल 2 स्थलों से प्राप्त होते हैं, वे स्थल हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अजंता एवं बाघ। यहीं से गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन प्राप्त होते हैं। अजंता गुफा जो है वो महाराष्ट्र में है, एलोरा गुफा भी महाराष्ट्र में है, बाघ गुफा जो है वो मध्य प्रदेश में है, एमपी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चतुर्भुज नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो चतुर्भुज नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है वो चोल कला का एक बहुत सुंदर उदाहरण है और ये कांसे से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 25, सातवाहन शासकों की राजभाषा क्या थी? तो सातवाहन शासकों की जो राजभाषा थी वो थी प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो इन तीनों धर्मों में एक धारणा जो है वो बिल्कुल एक जैसी है, वो है कर्मवाद, यानी अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। बाकी आत्मा की अमरता में ब्राह्मण धर्म बिलीव करता है, जबकि बौद्ध और जैन बिलीव नहीं करते। ईश्वर में विश्वास ये ब्राह्मण धर्म करता है और जैन और बौद्ध नहीं करते। कठोर तप में ब्राह्मण और कह लें तो जैन ये दोनों बिलीव करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म इसमें बिलीव नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं।
मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में देने वाला राजवंश था? तो यह राजवंश था गुप्त। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? तो गाथा सप्तशती की रचना की थी राजा हाल ने, जो सातवाहन वंश के एक प्रसिद्ध राजा हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। किस दर्शन में जीवन के विकास को पुरुष एवं प्रकृति के माध्यम से समझा गया है? तो ये सांख्य दर्शन की बात है। और आपको पता होगा सांख्य दर्शन में ही आगे चल के भगवान कृष्ण भी गीता में इसका उल्लेख करते हैं कि इस जीवन का जो विकास हुआ है वो पुरुष और प्रकृति के मिलने से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30। किस बोधिसत्व को भविष्य का बोधिसत्व कहा जाता है? तो भविष्य का बोधिसत्व मैत्रेय को कहा जाता है कि ये वो बुद्ध हैं जिनका जन्म अभी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। किस पाषाणकालीन स्थल को बलूचिस्तान की रोटी का टोकरी कहा जाता है? तो ये स्थल है मेहरगढ़, और मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी का टोकरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। पय्यमपल्ली नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो पय्यमपल्ली नामक पुरातात्विक स्थल तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। नौदा टोली नामक ताम्रपाषाणकालीन स्थल कहाँ है? तो नौदा टोली नामक ताम्रपाषाणकालीन जो स्थल है वो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। टेराकोटा के बने हल के मॉडल किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? टेराकोटा पक्की मिट्टी को बोला जाता था, यानी मिट्टी को आग में पका दिया जाए तो उसको टेराकोटा कहते थे। टेराकोटा के बने हल के मॉडल किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो ये हड़प्पा स्थल है बनावली। क्वेश्चन नंबर 35। अद्भुत जल संचयन प्रणाली तथा विशाल जलाशय किस हड़प्पा स्थल की विशेषता है? तो ये धौलावीरा की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। झेलम नदी का वैदिक कालीन नाम क्या था? तो झेलम नदी को वितिस्ता कहा जाता था। बिपाशा जो है वो व्यास नदी का नाम था। सतुद्री सतलुज नदी का नाम था, और पुरुषनी रावी नदी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कौथुम, जैमिनीय और राजायनीय किस वेद की भाषाएं हैं? ये सामवेद की भाषाएं हैं। भाषाएं नहीं हैं, ये शाखाएं हैं, यहाँ गलत है, ये शाखाएं हैं, शाखाएं। क्वेश्चन नंबर 38। वेदांगों की रचना सूत्र के रूप में की गई है। सूत्रों की संख्या कितनी है? तो सूत्रों की जो संख्या है वो है 6, और ये 6 सूत्र हैं। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा में ध्वनि के बारे में शिक्षा बताया जाता था, ध्वनि से परिचय कराया जाता था। कल्प कर्मकांड से रिलेटेड है। ज्योतिष जो है ये तो सभी जानते हैं। व्याकरण शब्द शास्त्र था, यानी किस तरीके से शब्दों का संयोजन होता है अक्षरों को मिलाकर, यह व्याकरण में सिखाया जाता था। निरुक्त जो है ये शब्दों की उत्पत्ति बताता था। और छंद एक एक शब्द को मिला के कुछ ऐसे अक्षर गढ़ दिए जाते थे जिनको लय में पढ़ा जाए, तो ये छंद कहलाते थे। तो ये छः सूत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं अब। कालाशोक का संबंध किस वंश से है? तो कालाशोक का संबंध शिशुनाग वंश से है। क्वेश्चन नंबर 40। किसके शासनकाल के दौरान बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान हुई थी, मलगन राज्य में, जिसकी राजधानी है कुशावती या कुशीनारा। क्वेश्चन नंबर 41। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासक था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर नंदवंश का शासन था, और इसका राजा जो था वो था धनानंद।
क्वेश्चन नंबर 42, सिकंदर के समक्ष समर्पण करने वाला प्रथम राजा कौन था? तो ये था तक्षशिला, या तक्षशिला को तक्षशिला भी कहते थे। इसका राजा जो था आम्भी, ये सिकंदर के समक्ष समर्पण करने वाला प्रथम राजा था। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। स्यादवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? तो स्यादवाद का संबंध जैन संप्रदाय से है, और स्यादवाद ये कहता है कि अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो उसके पहले स्याद लगा लीजिए, जिसका सीमित अर्थों में, सीमित दृष्टिकोण में जिसका मतलब है शायद, यानी कोई भी ये श्योर नहीं हो सकता है कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। तो ये जो मत है ये जैन धर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 44, मिलिंद पन्हों में भारतीय यूनानी शासक मिनांडर एवं किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? तो ये संवाद जो है ये भिक्षु नागसेन के बीच में है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये संस्थापक हैं मखली गोसाल, जो भाग्य पर बिलीव करते थे, यानी ये कर्म पर बिलीव नहीं करते थे। इनको लगता था कि भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। आमतौर पर अशोक को उसके अभिलेखों में किस नाम से उल्लेखित किया जाता है? तो अशोक को प्रियदर्शी के नाम से उल्लेखित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो अशोक का जो प्रस्तर अभिलेख 13 है उसमें कलिंग युद्ध का अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 48, ये मिलान करना है। ये मौर्यकालीन डिवीज़न है, यानी मौर्य काल में प्रशासन के जो अलग अलग स्तर थे उनके प्रमुखों को क्या कहा जाता था, यही पूछा जा रहा है। तो इसमें महामात्र जो है वो मंत्री या उच्च अधिकारी को कहते थे। अधीक्षक जो है वो अध्यक्ष को बोला जाता था। अंतः महामात्र सीमांत क्षेत्र के प्रभारी थे, और ग्रामिका गांव का प्रमुख था। इसमें कहीं ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, तो चलिए खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो ये काम किया था कुषाणों ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, वह चेर शासक जो लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध था? ये सेनगुटवन था, सेनगुटवन। तो इस पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगले पार्ट में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।